So in previous video we have did what we talked about work done, है ना, what is work done, what is the meaning of positive, negative and zero work done, etc. Now after that we see energy. So as energy is defined, that the capacity of doing work is known as energy. तो कैपेसिटी, वर्क डन करने की कैपेसिटी एनर्जी है. तो ये बहुत काम की चीज़ है भाई. देखिए जैसे एक सिंपल सी बात मैं करूं, है ना, मैं आपके सामने खड़ा हूं या दो लोग आपके सामने खड़े हैं, तो आप उनको देखकर, सिर्फ देखकर ये नहीं बता सकते कि इन दोनों में से किस में एनर्जी ज़्यादा है. नहीं है तरीका हमारे पास बता के. क्यों? हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मान लीजिए दो लोग हैं ये, तो ऐसा तो कोई सिस्टम है ये, अब किस में कितनी एनर्जी है ये कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं बता सकते, है ना. हाँ, अब इनका शेप साइज कुछ भी हो सकता है. इन दो लोगों में से एक देखने में थोड़ा हष्ट पुष्ट हो, दूसरा थोड़ा कमज़ोर दिख रहा हो देखने में, लेकिन आपको पता है कि तगड़ा और पतला दिखने से भी एनर्जी का ज्ञान नहीं होता, है ना. कई अच्छे तगड़े लोग 10 कदम दौड़ने में थक के रुक जाते हैं और दुबले पतले दौड़ते ही चले जाते हैं. तो ऐसे भी नहीं बता सकते हम. तब तो ये खड़े हैं, दौड़ भी नहीं रहे, अब कैसे बताएं, है ना. तो एनर्जी ऐसा कोई साधन नहीं है कि यार अपन एक काम करते इसके अंदर घुस के झांक लेते हैं कि कितनी एनर्जी है. ऐसा भी सिस्टम नहीं है. कैसे झांकोगे, राइट. तो कैस एनर्जी का पता कैसे चले? तो सिंपल एक ही तरीका बचता है कि हम दोनों को एक जैसा काम कोई पकड़ा दे, वर्क. दोनों को एक जैसा वर्क पकड़ा दिया आपने, है ना. पहला व्यक्ति इस वर्क को बिना रुके 4 घंटे तक करता रहा और दूसरा व्यक्ति जो है 3.5 आवर में थक के बैठ गया. एक जैसा काम दिया था दोनों को, कोई फर्क नहीं था काम में. हाँ, ये 4 घंटे तक करता रहा, ये 3.5 घंटे में बैठ गया. तो अब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के पास एनर्जी ज़्यादा है. तो क्या देखा आपने? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क देखा. देखिए, और तब आपने डिफाइन किया कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है. दैट्स वाई इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. तो फिजिक्स में जब भी किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी आप निकालोगे तो उससे वर्क डन ही करवाना पड़ेगा आपको. इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता एनर्जी फाइंड करने का नहीं होता. मतलब अगर आपके सामने क्वेश्चन है फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी, तो ये सुनते ही हमारे दिमाग में रिप्लाई क्या होना चाहिए कि यार वर्क डन ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी निकालने का दूसरा कोई साधन नहीं है. किसी पत्थर की एनर्जी पता करना है तो पत्थर के अंदर तो कैसे घुसोगे आप, है ना. तो एनर्जी बहुत सारे टाइप देखे अपन ने. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, फिर थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी भी आप जानते हो, लाइट एनर्जी, और इसी में एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, जिसके बारे में हमको पढ़ना है. तो मैकेनिकल एनर्जी, तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय एनी मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, है ना. ये दो टाइप, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल. तो देखो मैकेनिकल वर्क की बात करें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखोगे आप कि ये अर्थ पर सपोज एक पत्थर का ये पीस है जो पड़ा हुआ है, ज़मीन पर है ये अभी, ठीक है. हमने इस पत्थर को थोड़ा सा ऊपर किया और अपनी उंगली इसके नीचे लगा के इसको रख दिया ऊपर. हाँ, तो हमने देखा कि कोई ज़्यादा बात नहीं है, थोड़ी देर रखे भी रहे हैं. मान लो ईंट ही है, तो ईंट रखी है तो उसके नीचे आप अपनी उंगली लगा सकते हो,
अब एक बात देखना आप, है ना, इस ईंट को मैंने उठा के इधर ले गया, मैं आया, मैंने ईंट को पिक किया और इधर तक ले गया, हाँ, आप अपनी उंगली रखे हुए तई पे, हाँ, और मैंने इसको छोड़ दी। अब वही ईंट, वही उंगली दोबारा में आप देखोगे कि उंगली का कचूमर बन जाएगा भाई। सेम ईंट है, ईंट मैंने ऐसा नहीं किया कि बड़ी वाली पटक दी हो आपके हाथ में, इसी को जस्ट मैंने क्या किया है, सिर्फ अर्थ से उठा के थोड़ा ऊपर ले गया। दोबारा में इसने हमको हार्म क्यों किया? सेम जब ये अर्थ पर थी तो हम आराम से इसके नीचे हाथ रखे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कई बार आप है ना ईंट के नीचे उंगली लगा भी लेते होगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही ईंट है, थोड़ा सा हाइट पे कोई ले गया और छोड़ दी, तो अब इसी ईंट ने इन्हीं उंगलियों को क्या कर दिया, है ना, हार्म कर दिया। तो वास्तव में क्या हुआ, जब ये ईंट यहाँ थी तो कुछ नहीं, मैंने इसको उठा के यहाँ ले गया, तो मैंने एक मैकेनिकल वर्क कर दिया ना। दिस मैकेनिकल वर्क इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनसाइड इट। जो मैंने वर्क किया इसको उठाने में, कुछ न करना पड़ेगा ना, मैं जाऊंगा, पिक करूंगा, खड़ा होऊंगा, इसको उठा के ऊपर लाऊंगा, तो मैं तो काम कर रहा हूँ ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं वहाँ खड़े होके कि कोई छू मंतर से थोड़ी आ जाएगी वो ऊपर, है ना। तो उठाया, मैंने वर्क डन किया, मैंने जो वर्क डन किया वो उसी पत्थर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जो मैकेनिकल वर्क किया ना मैंने, मैकेनिकल वर्क इसी को बोलते हैं। तो मैंने मैकेनिकल वर्क किया जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी पोजेस्ड हो गई। तो इस पर जो एनर्जी आई वो अर्थ से हाइट तक पर ले जाने के कारण आई, स्टेबिलिटी फ्रॉम अर्थ एट एनी हाइट। हाँ, तो नाउ इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ सरफेस से ऊंचाई के कारण किसी ऑब्जेक्ट में, ऊंचाई पर स्टेबल रहने के कारण किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आ जाती है उसको पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्लियर? दूसरा वे क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट था, है ना, मैंने इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के वर्क डन कर दिया। या फिर है ना, जैसे कि आप क्रिकेट में बॉल यूज़ करते हो भाई, लेदर बॉल आप ऐसा ही हाथ में लिए हुए हो, आराम से उसको लिए रहते हो, ये हमारी उंगलियों में कोई हार्म नहीं करती। लेकिन सेम बॉल बैट्समैन जब हिट करता है और आप फील्ड कर रहे होते हो तो उसी बॉल के सामने हाथ लगाने से पूरे हाथ, उंगलियां लाल पड़ जाती हैं भाई। फिर से कंडीशन वही है, बॉल वही है, आपके हाथ भी वही हैं, आप आराम से उससे ऐसे ऐसे करके खेल रहे थे, कोई हार्म नहीं हो रहा था आपको हाथ में। उसी बॉल पर जब बैट्समैन ने हिट किया तो ये आके आपके हाथ में चोट कर जाती है, इवन कभी कभी उंगली फट तक जाती है। क्या हुआ फिर से, ये देखिए, फिर से बैट्समैन ने जब बॉल को हिट किया तो उसने एक मैकेनिकल वर्क डन किया। ये उसके द्वारा जनरेटेड जो मैकेनिकल वर्क डन था वो उस बॉल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और फिर उस एनर्जी से ये क्या करती है, मूव करती है। तो उसमें मोशन के कारण एनर्जी आ गई थी बॉल पर, जिसको आपने रोकने की कोशिश की थी भाई, तो वो सारी की सारी एनर्जी आपके हाथ में ट्रांसफ़र हो गई। तो अगर आपके हाथ के लिए वो एनर्जी एक्सेप्टेबल है तब तक तो ठीक है, और आपका हाथ जो एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता था उससे ज़्यादा अमाउंट है एनर्जी का, तो फिर वो आपके हाथ को हार्म करते हुए बॉल निकल जाती, छिटक जाती है, ऐसे करके नहीं रोक पाओगे आप, उंगली में चोट भी लग जाएगी, खून भी निकल आएगा, बॉल भी नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी उस बॉल के अंदर थी वो हमारा हाथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, क्षमता के बाहर थे। क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको किस फॉर्म से जानते हो आप? काइनेटिक एनर्जी से। और किसी ऑब्जेक्ट में अर्थ सरफेस से हाइट तक के कारण जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो
अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको किसी ऑब्जेक्ट के। तो जैसा कि मैंने बोला एनर्जी निकाल रहे हो, तो क्या भाई वर्क डन के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। और हमको मतलब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है और हमको पता करना है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो ये कैसे पता करें भाई, है ना। तो सपोज इसको देखना है, मान लीजिए m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी v से आपकी तरफ इस तरफ आ रहा है, क्लियर। और मेरे को पता करना है कि इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी छुपी हुई है। तो एक तरीका तो ये है कि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, मोशन करता हुआ, मेरे को इसकी एनर्जी पता करनी है, तो मैं इसके मोशन की अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दूंगा। और यहाँ तक आते आते मैंने इसको रोक लिया। तो देखो यहाँ से मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया था, यहाँ तक आके मैंने इसको रोक लिया। हाँ, तो इस ऑब्जेक्ट पर इस प्लेस से लेके इस प्लेस तक मैंने जो वर्क डन किया है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था, तब तो ये ऑब्जेक्ट रुका। हाँ, अगर ये यही कोशिश में कोई आते हुए ट्रक पे करता तो नहीं रोक पाता मैं उसको। क्यों नहीं रोक पाता? कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे वर्क डन से बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया और कुछ देर फोर्स लगाने के बाद यहाँ रोक लिया। फॉर एग्जांपल बॉल ही आप पकड़ते हो, ऐसा हाथ लगाया आपने और यहाँ तक ला के रोक लिया। का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो फोर्स से वर्क डन किया है वो उसकी एनर्जी के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, तब तो आपने उसको रोक लिया। नहीं तो कहाँ से रुकती बॉल? उसकी एनर्जी के बराबर वर्क कर लोगे तभी रोक पाओगे ना आप, राइट। तो मुझे भी इसकी क्या पता करनी है, एनर्जी। तो इसके मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में मैंने फोर्स F अप्लाई किया और इस ऑब्जेक्ट को डी डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पर मैंने रोक दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट पर जो मैंने वर्क डन किया है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो मैं एनर्जी नहीं निकालूंगा, मैं फिर से वर्क डन निकालूंगा भाई। और मैंने जो वर्क डन किया है वो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। फिजिक्स में जब भी एनर्जी निकलेगी इसी तरीके से निकलेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और एनर्जी निकालने का दूसरा तरीका तो होता ही नहीं। तो वर्क डन करो भाई। तो मैंने क्या किया देखा आपने, काइनेटिक एनर्जी पता करनी थी। एक ऑब्जेक्ट आ रहा था m मास m का, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v, राइट। एन अपोजिंग फोर्स F is applied on it due to which it stops after traveling distance d डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाती है ना। और हमने मान लिया इस पर जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है वो a है। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड से आ रही थी रुकती जाएगी। आप अपोजिंग फोर्स लगाओगे तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, है ना। तो ये सिचुएशन है भाई। हाँ, तो क्या, लेट एन ऑब्जेक्ट of mass m is moving with initial velocity v on applying an opposing force F on it, the retardation produced in the object b a and it travels d distance before stopped. रुकने से पहले इसने d डिस्टेंस तक ट्रेवल कर लिया, है ना। देन टोटल वर्क डन, देन F इज इक्वल टू देन पाई न्यूटन सेकेंड लॉ।
F इज इक्वल टू कितना होता है, देन टोटल वर्क डन यस W इज इक्वल टू F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कल ही देखा हमने। F की वैल्यू ठीक है। अब देखो भाई क्या हुआ था, डी डिस्प्लेसमेंट के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक गया था, इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, है ना। तो देन यू कैन सी बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या था, प्लस 2a, ये है भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप अपनी सिचुएशन जो है उसके हिसाब से इसमें वैल्यू रखो। तो v की वैल्यू जल्दी, अरे 0, फिर से सुन ले भाई, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v, इनिशियल v, हाँ, ऑन अप्लाइंग अपोजिंग फोर्स f, आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस d इज इट स्टॉप्स। तो कोई चीज़ चलते चलते रुक जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, v 0 हो जाएगा। और इनिशियल v बोलिए मतलब u की जगह v यूज़ कर रहा हूँ मैं, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। चलिए तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, u की वैल्यू कितनी होगी प्लस 2a माइनस a, क्यों, रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, और s की जगह पर हमने यूज़ किया है क्या, तो 0 इज इक्वल टू मिला v स्क्वायर माइनस 2ad, यस, साइड चेंज, तो 2ad की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो a इंटू डी यहाँ से क्या मिलेगा भाई, हाफ v स्क्वायर मिलेगा। कोई डाउट है, हाँ। एक डी की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में मैं रख रहा हूँ, तो बाय इक्वेशन सेकेंड W इज इक्वल टू m, सेम a इंटू डी की वैल्यू वन बाय टू, दिस वर्क डन, अभी बताया मैंने, दिस वर्क डन यस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा जो हमने वर्क डन किया है, तभी तो वो रुक गया ऑब्जेक्ट, यही बता रहा था अभी मैं, हाँ। और इट इज़ डिनोटेड बाय के ई, और ई के से भी शो करते हैं, कई अक्षर होते हैं इसके, डब्ल्यू की जगह ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, हाफ एम वी स्क्वायर। ये है भाई फॉर्मूला किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, क्लियर। कैसे निकाला हमने, देखो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक, तो आपकी तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा था तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। अब मेरे को पता करना था कि कितनी एनर्जी है, तो मैंने इसको रोकने की कोशिश की और अपोजिंग फोर्स से रोका, तो मैंने इसको रोकने में जो वर्क डन किया वो निकाल लिया, वही उसकी किसके बराबर होगा, काइनेटिक, सिंपल। और किसी तरीके से एनर्जी नहीं निकलेगी भाई फिजिक्स में, जब भी निकालूंगा मैं इसी तरीके से निकालूंगा, ठीक है।